हमारा जो फार्मूला है वो हो जाएगा इधर कोवेरियंस का फार्मूला जो है वो हो जाएगा समीशन, ठीक है, x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस y बार। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये कैलकुलेट करने के बाद देन हम क्या करेंगे, इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनके साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय दी प्रोबेबिलिटी। ओके, सो सिंपली ये जो प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट, ये सारा नंबर था, ये सारी हमारी कैलकुलेशन जो है दैट इज दिस। ओके, और हमने क्या किया, हर मल्टीप्लिकेशन जो है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर, सो 0.30 again multiply by 0.30 again multiply by 0.30। सो ये मल्टीप्लाई किए और ये हमारे पास ये नंबर्स जो हैं वो आ गए, और उसके बाद इन सब नंबर्स को जो है वो हमने एडअप किया, तो देन हमारे पास ये नंबर आ गया विच इज़ अवर कोवेरियंस 0.0117। ओके, सो अब ये सिनेरियो क्या है, जब हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं। पिछले चैप्टर के अंदर हमने हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस के ऊपर रिस्क और रिटर्न्स जो थे वो कैलकुलेट किए थे। सो अगर आपने पोर्टफोलियो की तरफ जाना है, अगर आपने फ्यूचर को फोरकास्ट करने की कोशिश करनी है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर की बेसिस के ऊपर, मतलब आपने देखने के फ्यूचर में क्या होगा, तो देन ऑब्वियसली हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को कंसीडर करना ज़रूरी होता है, और उसके अंदर ये सारे सिनेरियोज़ और उन सिनेरियोज़ की प्रोबेबिलिटीज़ और उन सिनेरियोज़ के रिटर्न्स जो हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हैं, उनको हमें कंसीडर करना होता है, देन हम उस नतीजे के ऊपर पहुँचते हैं। सो जी, कोवेरियंस जो है वो जो हमने इधर कैलकुलेट की, उसका फार्मूला ये ऊपर मैनुअली हमने लिखा है। इस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। So we have to erase this thing, अगर मैं इसको क्लियर, ओके, सो नाउ उसके बाद फिर कोरिलेशन का कंसेप्ट है। सो कोरिलेशन का फार्मूला जो है वो सिंपली क्या है, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कोवेरियंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फार्मूला जो है वो भी हमने देख लिया। जो स्टैंडर्ड डेविएशंस थे वो इधर अवेलेबल थे, जो है वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो है वो लेंगे अगर आप, तो दैट वुड बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन। और वो कैसे कैलकुलेट करते थे कि आपने क्या किया, ये नंबर्स जो हैं, स्क्वायर्ड डेविएशंस जो हैं, हर सिनेरियो की उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और एडअप किया, तो आपके पास सिंपली वेरिएंस आ गया, उसका अंडर रूट लिया, तो दैट इज़ योर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इसका मतलब ये है कि जब आपने कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो आपको ये काम जो है वो करना पड़ेगा। सो इधर आपने कोवेरियंस कैलकुलेट किया -0.0117, ये आ गया इधर, और उसके बाद फिर हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशंस अवेलेबल थे दैट इज़ 14.3% और दूसरी तरफ 8.2%। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्टॉक फंड और बॉन्ड फंड का कोरिलेशन का नंबर जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 14.3% और 8.2%। ठीक है,
और you will get your number which is minus 0.998. अब ये 0.998 जो है that is closer to 1, very closer to 1, in fact ये almost 1। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इन दो सिक्योरिटीज, इन दो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनका आपस में कोरिलेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर ये आंसर जीरो के करीब होता तो उसका मतलब ये था कि इनका कोरिलेशन वीक है। इसका मतलब ये है कि उनका आपस में रिलेशनशिप जो है दैट इज़ वेरी वीक। और साइन जो है वो हमें सिचुएशन के मतलब आगाह करता है अबाउट के डायरेक्शन क्या है रिलेशनशिप की। तो इसका मतलब ये है हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, उन कैलकुलेशंस के मुताबिक स्टॉक फंड और बॉन्ड फंड जो है उनकी आपस में कोरिलेशन जो है वो एक तो अपोजिट है, नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि जब स्टॉक फंड्स की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, रिटर्न्स बढ़ रहे होते हैं, तो बॉन्ड फंड के रिटर्न्स कम हो रहे होते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे 0.998 का मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इज दिस रिलेशनशिप इज very significant। So negative relationship and सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, ये दो इंफॉर्मेशन जो हैं वो हमें कोरिलेशन से पता चली। जबकि ये जो कोवेरियंस थी इससे हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पता चली कि ये दो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये दो जो हैं एवेन्यूज जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप नेगेटिव है। हमें स्ट्रेंथ का नहीं पता चलता कोवेरियंस की इधर से। ठीक हो गया, वो हमें कोरिलेशन से पता चला। सो दिस इज़ दी सिचुएशन जब आप पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहे होते हैं, तो उसमें ऐसे कोवेरियंस और कोरिलेशन जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, नाउ here we have स्टॉक फंड एंड बॉन्ड फंड, उनके सिनेरियोज, उनके रेट ऑफ रिटर्न, उनकी स्क्वेयर्ड डेविएशंस जो है वो अवेलेबल हैं, उनकी वेरिएंसेस अवेलेबल हैं, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है वो अवेलेबल है। ठीक हो गया। नो वी हैव टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो। और इस पोर्टफोलियो के अंदर क्या होगा, हमारे स्टॉक फंड और बॉन्ड फंड जो है ये दोनों अवेलेबल होंगे और इन दोनों की हमने कैलकुलेशन जो है वो करनी है। नो दैट स्टॉक्स हैव ए हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न देन बॉन्ड्स एंड हायर रिस्क। ठीक है। सो स्टॉक का अगर रिटर्न ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका रिस्क भी ज़्यादा है। इधर हम देख सकते हैं रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर किया जा रहा है और ये उसका रिटर्न है। तो अगर 11% रिटर्न मिल रहा है एज कम्पेयर टू 7%, तो दूसरी तरफ रिस्क भी तो 14% है ना एज कम्पेयर टू 8%। ठीक है। लेट अस टर्न नाउ to the risk return trade off of a portfolio that is 50% invested in bonds and 50% invested in stocks। सो दिस इज ये है कि आपने कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट जो है, कितने परसेंट अपनी इन्वेस्टमेंट का पोर्शन जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और कितने परसेंट आपने बॉन्ड फंड के अंदर इन्वेस्ट किया। तो वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50-50 जो है वो हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब ये हमारा जो पोर्टफोलियो है विच इज़ 50% बेस्ड ऑन स्टॉक फंड एंड 50% बेस्ड ऑन बॉन्ड फंड। ये जो पोर्टफोलियो है इसका रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना है। इनके अपने फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को फॉलो करते हुए हम ये कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रिटर्न कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो का। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी प्लस वेट ऑफ एस इंटू रिटर्न ऑफ एस। वेट ऑफ बी मतलब बॉन्ड फंड जो है उसका वेट और उसका रिटर्न, और स्टॉक फंड जो है उसका वेट और उसका रिटर्न। ठीक है। सो इधर रिटर्न जो है हाँ, इधर ये बॉन्ड फंड जो है उसका रिटर्न आपने ओके। सो
ये सिंपल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात हो रही है इस जगह पे। तो बॉन्ड फंड जो है उसका रिटर्न है ये जो 5% आया है उसका ये फार्मूला, इस कैलकुलेशंस के थ्रू ये हमने कैलकुलेट किया है कि हमने क्या किया, -7% रिटर्न उसको मल्टीप्लाई किया 0.50 से, विच इज़ द वेट ऑफ दैट रिटर्न, और दूसरी तरफ 17% मल्टीप्लाई 0.50। सो इन दोनों को एडअप किया तो आपके पास ये आंसर आ गया 5%। इसी तरह से नॉर्मल सिचुएशन जो है उसका पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया और बूम का पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। इन तीनों नंबर्स को एडअप करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे या इस इन तीनों नंबर्स का मीन निकालेंगे तो दैट वुड बी 9%। सो ये है पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है। सो इस तरह से हम पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। The rate of return on the portfolio is the weighted average of the returns on the stocks and bonds in the portfolio. So stocks और bonds जो हैं उनकी weighted return जो है उसको हम expected return of portfolio consider करते हैं now in this scenario which is 9%. The expected rate of return on the portfolio is a weighted average of the expected returns on the securities in the portfolio. सो हमने सिंपली क्या किया, वेट इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस वेट इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सेकंड सिक्योरिटी। बी लेट से हम उसे फर्स्ट सिक्योरिटी कंसिडर कर लेते हैं और ए लेट से उसे हम सेकंड सिक्योरिटी जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। इसका एक तरीका ये था और दूसरा फार्मूला, दूसरा सिनेरियो जो है उसका ये था कि ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न जिनके ऑलरेडी कैलकुलेटेड अवेलेबल हैं 11%, इसको मल्टीप्लाई किया वेट के साथ प्लस 7% इसको मल्टीप्लाई किया इसके वेट के साथ, तो देन यू विल गेट योर नंबर विच इज़ 9%। सो आपने ये पूरा सिनेरियो जो है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया हुआ है स्टॉक का, और उसके बाद पूरा बॉन्ड का सिनेरियो जो है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम वेटेड एवरेज इनके कैलकुलेट कर सकते हैं 11% इंटू 0.50 विच इज़ द वेट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट और 7% इंटू 0.50, तो यू विल आल्सो गेट द सेम नंबर विच इज़ 9%। ठीक है। तो ये जो 9% है ये ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। बहरहाल दोनों सिनेरियोज में ये ऊपर जो आपने वेटेड रिटर्न कैलकुलेट किए हैं, इधर ये वेट से मल्टीप्लाई होकर ये नंबर्स आए हैं ना, तो ऊपर ये जो वेटेड रिटर्न कैलकुलेट किए हैं इनको एडअप करके डिवाइडेड बाय 3 कर ले तो यू विल गेट दिस नंबर। अगर आपने ये नीचे जो कैलकुलेशंस की हैं इनको मल्टीप्लाई कर ले वेट्स के साथ तो आल्सो यू विल गेट दिस नंबर विच इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो दिस इज़ द फार्मूला, इसको हम फॉलो करते हुए ये कैलकुलेशन जो है वो हम करते हैं। द वेरिएंस ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द टू रिस्की एसेट्स पोर्टफोलियो इज, सो दूसरी तरफ हम उसकी वेरिएंस जो है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि वेरिएंस जो है वो रिस्क को डिटर्मिन करता है। दिस इज रिस्क, दिस इज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड दिस इज रिस्क। और रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया है, वाया वेरिएंस आर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये जो है दिस इज बेसिकली वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, इसका फार्मूला जो है वो ये अवेलेबल है। दिस फार्मूला इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल सिक्योरिटी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इस वजह से हमें इस फार्मूला को स्पेसिफिकली जो है वो कंसीडर करके इसके कंटेंट्स जो है वो पूरे करने होते हैं। कंटेंट्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो is weight of second security into standard deviation of second security, इसको मल्टीप्लाई करके होल का स्क्वायर ले लेना है। उसके बाद वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी, और होल का स्क्वायर जो है वो आपने ले लेना +2 इंटू वेट ऑफ सेकंड सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सिक्योरिटी इंटू weight of first security into standard deviation of first security into correlation of both। ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला जिसकी बेसिस के ऊपर आप वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये है वो नंबर जो हमें इसमें प्लग इन करके अपने सारे नंबर्स जो हैं वो आ जाएगा।
एक दफ़ा इसको ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं। वेट हमने कैलकुलेट किया, वेट जो हमें बताया गया दैट इज़ 50-50, तो 0.5% जो है 0.50 इधर आ जाएगा और 0.50 जो है वो इधर आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड एविएशंस जो हैं वो भी हमने कैलकुलेट की हुई हैं पहले से। स्टैंडर्ड एविएशंस जो थी, जो हमारे पास इधर अवेलेबल थी 14.3% और 8.2%, ठीक है, वो हम इधर प्लग इन कर देंगे। ठीक है, 14.3% और 8% 8.2%। वेल इट डिपेंड्स के आप ये बी जो है ये बॉन्ड है तो इधर बॉन्ड की आ जाएगी। रिस्क 8.3% और दूसरी तरफ 14.3% जो है दैट इज फॉर एक्विटी। टू, वेट अगेन 0.50, स्टैंडर्ड एविएशन अगेन आपके पास अवेलेबल है, ये हो गया। और कोरिलेशन, ये जो नंबर हमने कोरिलेशन का पीछे कैलकुलेट किया है -0.998। सो ये सारे नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वी जस्ट हैव टू पुट देम इनटू द फार्मूला एंड यू विल गेट योर टोटल वेरिएंस नंबर। तो ये इस तरह से आप ये सारी कैलकुलेशन जो है उसे कर सकते हैं। ओके, सो ये वेरिएंस जो है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा और ये वेरिएंस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा विच इज़ 0.0010। और उसके बाद फिर आप इसी नंबर का जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो दैट वुड बी 0.0308% विच इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। ऑब्जर्व द डिक्रीज इन रिस्क दैट डाइवर्सिफिकेशन ऑफर्स। ठीक है, अब इधर बात ये हो रही है कि जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन जब आप करते हैं तो उसकी वजह से आपको जो है वो रिटर्न में बेनिफिट मिलता है, आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है और आपका रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन होती कब है, जब आप नेगेटिवली कोरिलेटेड सिक्योरिटीज़ का कम्बिनेशन बनाते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, और अगर आप इन सिक्योरिटीज नेगेटिवली कोरिलेटेड सिक्योरिटीज का मतलब फिर ये है कि उनका कोरिलेशन आपस में नेगेटिव होगा। ठीक है, सो ये दो सिक्योरिटीज का कोरिलेशन जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था दैट वाज -0.998। एक तो नेगेटिवली कोरिलेटेड थी, दूसरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। ठीक है, सो इस वजह से अगर आप इन दो सिक्योरिटीज़ को जिनका नेगेटिव कोरिलेशन है और काफ़ी हाई नेगेटिव कोरिलेशन है कंबाइन करेंगे तो उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम होगी और उनका रिटर्न जो है वो ज़्यादा होगा। तो अगर इधर आप देखें तो रिस्क बहुत कम हो गया है पोर्टफोलियो का और उसका रिटर्न जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है। अब ये एग्जैक्ट सिनेरियो जो है वो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से पता चल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला सिंपली ये है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर रिस्क। सो रिटर्न ओवर रिस्क, सॉरी, रिस्क ओवर रिटर्न। ठीक है, सो रिस्क हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से और रिटर्न आप मेजर करते हैं ये मीन से। सो हमारे पास ये दोनों नंबर्स अवेलेबल हैं। अगर आप 3.08 ओवर 9% जो है वो कर देंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ दिस पोर्टफोलियो। तो वो होगा रिटर्न एडजस्टेड रिस्क, मतलब ऐसा रिस्क जिसमें रिटर्न को एडजस्ट किया गया है। तो ये नंबर जितना स्मॉलर होगा ये उतना अच्छा नंबर जो है वो है। ठीक है, सो अब अगर आपने कंपैरिजन करना है और आपने जानना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप ये तीनों जो है स्टॉक फंड जो है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लें, बॉन्ड फंड का रिटर्न एडजस्टेड रिस्क कैलकुलेट कर लें और पोर्टफोलियो का रिटर्न एडजस्टेड रिस्क कैलकुलेट कर लें। जिसका रिटर्न एडजस्टेड रिस्क सबसे कम होगा वो सिक्योरिटी जो है वो सबसे अच्छी सिक्योरिटी कंसीडर की जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी कंसीडर की जाएगी। ठीक है, सो अगर अभी हम कैलकुलेशन करें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो मैं आपको दिखा दूं कि उसका सिनेरियो जो है वो कैसे होता है। सो CV का फार्मूला जो है दैट इज CV, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और इसका फार्मूला जो है दैट इज मीन या इसको हम कर लेते हैं
डेट इज एक्स बार, ठीक है, ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, इन इन तीनों इन्वेस्टमेंट्स की, स्टॉक फंड की भी, बॉन्ड फंड की भी और पोर्टफोलियो की भी। वी हैव दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न और नीचे ये उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अवेलेबल है। सो 11% ओवर 14.31%, इसको करते हैं ऐसे। नहीं नहीं, ये उल्टा करके हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन जो है ये फॉर्मूला होगा। इसको मैं ऐसे करता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। ओके, इसी वजह से हम इसे कहते हैं रिटर्न एडजस्टेड रिस्क कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, और इसी वजह से जितना स्मॉलर ये नंबर होगा उतना बेहतर होगा। सो अगर हम ये रिटर्न एडजस्टेड रिस्क जो है वो तो तीनों सिक्योरिटीज़ के कैलकुलेट करें, तीनों ऑप्शंस के, स्टॉक फंड का, बॉन्ड फंड का और पोर्टफोलियो फंड का, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अच्छा ऑप्शन है। तो इसको कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं। पहली जो स्टॉक फंड है उसका रिटर्न एडजस्टेड रिस्क अगर हम कैलकुलेट करें तो देन, अच्छा, दैट वुड बी रिटर्न एडजस्टेड रिस्क, सो ऊपर आ जाएगा स्टैंडर्ड एविएशन 14.31 डिवाइडेड बाय 11%, सो दैट वुड बी 1.30। अगर हम इसको पॉइंट्स में कर लें तो वो ज़्यादा क्लैरिटी हमारे पास आ जाएगी उसकी। 0.1431 डिवाइडेड बाय 0.11, दैट वुड बी 1.30। सो हम ये नंबर्स इधर प्लग इन कर देते हैं, इनके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के 1.30। ओके, अच्छा, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये अगर हम बॉन्ड फंड जो है उसका कैलकुलेट करें तो अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बॉन्ड फंड का है 8.16, इसको डिवाइड करेंगे विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न विच इज 7%, तो इसका आंसर है 1.66, 1.66। ओके, अब हम अपने पोर्टफोलियो जो हमने उसकी कैलकुलेशन की है उसकी तरफ चले जाते हैं। उसका स्टैंडर्ड एविएशन है 3.08 और इसको हम डिवाइड करेंगे 9% से विच इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज 0.342, 0.342। ओके, एंड प्रिंसिपल वाज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को देखने का, चूंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिटर्न एडजस्टेड रिस्क, तो जितना छोटा ये नंबर होगा उतना अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अब अगर आप कंपैरिजन करें तो इसमें और इन दोनों में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पोर्टफोलियो में गए और चूंकि ये सिक्योरिटीज़ आपस में हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन हुई और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हमें जो है वो रिटर्न एडजस्टेड रिस्क जो है वो सबसे थोड़ा लिया हमने इसमें, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और इस पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने इस पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने जो है वो बेनिफिट लिया है कि हमें 1 यूनिट रिटर्न के बदले सबसे कम रिस्क लेना पड़ रहा है इस पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट के। सो दिस इज द सिनेरियो जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो इसको जहन में रखते हुए हम अपनी पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एन इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो 50% इन स्टॉक्स एंड 50% इन बॉन्ड्स हैज लेस रिस्क देन ईदर स्टॉक और बॉन्ड्स हेल्ड इन आइसोलेशन। अगर सेपरेट सेपरेट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पोर्टफोलियो जो है वो आपको रिटर्न एडजस्टेड रिस्क सबसे लोएस्ट दे रहा है या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न सबसे हाईएस्ट दे रहा है। ठीक है, अगर आप ये सीबी का फॉर्मूला जो है इसको रिवर्स कर लें, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर जो हाईएस्ट आपके पास नंबर आएगा जिस इन्वेस्टमेंट का, वो इन्वेस्टमेंट आपको हाईएस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो दे रही होगी, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। ओके, सो